इंडिया के सामने इस समय क्रिटिकल क्वेश्चन है कि अपने एएमसीए प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें जिसमें हम पूरी तरीके से इंडिजिनाइजेशन लाना चाहते हैं, यानी कि अपना ही प्रोडक्ट बनेगा, अपनी ही पूरी टेक्नोलॉजी होगी, या फिर रशिया के इस रीसेंट ऑफर को एक्सेप्ट कर लें कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने में आप लग रहे हैं। अरे हम अपने वाला डायरेक्टली आपके यहां ही प्रोडक्शन करा देते हैं ना, फायदा हो जाएगा। फिर आपके यहां से ही साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट की मार्केट में प्रोडक्शन करके यहीं से एक्सपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि रशिया का कहना है कि हमारे पास अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी अपनी लिमिटेड है। आपका भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। लेकिन एएमसीए की स्टोरी इतनी सीधी नहीं है। जरा ये भी अपडेट देखिए, रशिया बैक्स एएमसीए प्रोग्राम ऑफर्स टू मेक सुखोई 57, लेकिन किस बैकड्रॉप में? आपने देखा अभी एक इंटरव्यू काफी फेमस हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी बात हो गई है विद पीएम मोदी कि रशिया से अब ऑयल लेना इंडिया बंद कर रहा है। इमीडिएटली तो नहीं करेंगे, ग्रेजुअली कम करेंगे, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। कहा जा रहा है क्या इससे कुछ लिंक है क्या कि जैसे ये स्टेटमेंट गया है और इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद करेगा। उसके बाद हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है कि भाई हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड के सारे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल ऑफिस में रहते हुए करके ही जाएंगे। कितनी सारी बातें वो करते हैं जो वाकई होती नहीं है, लेकिन आप कहेंगे ये बात तो उनको ही पता है ना कि इंडिया डिनाई करेगा, तो फिर ऐसी बात करनी क्यों है जो बात इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कही नहीं थी। तो कुछ लोगों का कहना है एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप बिलीव करते हैं कि जो बोल दिया जाता है और जो चर्चित हो जाता है वही सच बन जाता है। तो कितने सारे ऐसे भी लोग होंगे जो उनके खुद के भी वोटर होंगे जो काउंटर में क्या हुआ है उसकी तफ्तीश करेंगे ही नहीं। बस ट्रंप ने कह दिया था, न्यूज बन गई थी, ओहो ट्रंप के कन्विंस करने से रशिया से बैकफुट पर आ गया इंडिया। अब रशिया के जो पॉलिसी सर्कल्स हैं उनमें भी हलचल तो हुई होगी कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है, सही में ऐसा हो रहा है। हालांकि इंडिया ने कॉन्फिडेंस दे दिया, लेकिन फिर भी रशिया की तरफ से अपना जेस्चर शो करते हुए कि आप अपना एएमसीए प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं, खर्चा हो रहा है, हम अपना प्रोडक्शन वहीं पर कर लेते हैं। नासिक में HAL की फैक्ट्री में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देंगे जहां पर सुखोई 30 MKI का प्रोडक्शन भी हुआ है, ऐसा इनका ऑफर है। लेकिन पूरी कहानी को समझते हैं थोड़ा स्टार्टिंग से कि भाई ये एएमसीए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट इसकी जरूरत पड़ी क्यों और ये है क्या। कारगिल हम सबको याद है, पाकिस्तान भारत की भूमि पर आकर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को कैप्चर कर लेता है। उस समय भारत को जरूरत थी एयर सुपीरियरिटी की। हालांकि हमने मतलब ऑपरेशंस किए, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर, पुशबैक भी कर दिया, लेकिन इसके बाद जो सन 2000 के बाद के कुछ साल थे वो गए हमारे इंट्रोस्पेक्शन में। हमने रिव्यू किया कि कौन से क्रिटिकल गैप्स थे ड्यूरिंग आवर इंटेलिजेंस एज वेल एज डिफेंस प्लानिंग। तो वहां पर समझ में आया कि अब देखो दौर जो है वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट्स का आ गया है। यूएसए के पास ऑलरेडी F-22 रैप्टर बन चुका था, चाइना और रशिया अपने पर काम कर रहे थे, तो इंडिया कैसे भाई पीछे रह सकता था। तो ऐसे हमने सोचा कि अगर साउथ एशियन स्काईज में इंडियन एयरफोर्स को डोमिनेट करना है तो हमें भी स्टेल्थ के रेस में आना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन क्या है? तो इंडिया ने सोचा 2007 में कि हम रशिया के साथ इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हैं। 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, भाई हम भी पैसा लगा देंगे, आप भी पैसा लगाओ, और 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाते हैं जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज वाले होंगे। इसका मतलब है कि रडार पर डिटेक्शन आसानी से नहीं हो पाएगा, जिससे कि उसकी जो मारक क्षमता है वो स्ट्रांग होगी। तो रशिया का जो सुखोई 57 प्लेटफॉर्म है उस पर ये बेस्ड होगा। इनिशियल हमने वादा किया था कि ठीक है भाई $6 बिलियन की डील है, इतना हम खर्च करेंगे और हमें 127 एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। लेकिन सीधी सीधी कहानी कई बार थोड़ी ना होती है, कुछ ना कुछ तो दाव पेच आ ही जाते हैं। रशिया ने कहा कि देखो अब तो कॉस्ट एस्केलेट हो गई है और अब टोटल खर्चा लगेगा मात्र $40 बिलियन। भाई साहब 6 बिलियन डॉलर की डील थी 127 एयरक्राफ्ट की, अब वो डिले होता रहा। मतलब कितने सारे जो यू कैन से कंपोनेंट्स होते हैं उसकी टेस्टिंग होती है, मॉडल्स बनते हैं, फेल होते हैं। अब कहते कहते कहने लगे भाई अब तो कॉस्ट बढ़ गई $40 बिलियन। अब यहां पर एक रशिया की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका एक स्टेटमेंट है जो मैं आगे शो करूंगा आपको। उनका कहना है कि $40 बिलियन में से $5 बिलियन रशिया केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के नाम के मान रहा था। फिर हमने सोचा कि यार तुम्हारा जो सुखोई 57 प्रोटोटाइप है भी, भाई साहब इस प्रोटोटाइप में तो खुद ही गैप है। ये पहली बात तो पूरी तरह स्टेल्थ नहीं है, इसका जो फ्रंटल आर्क है वहां तो स्टेल्थ कैपेबिलिटी है लेकिन पीछे से नहीं है। तो फिर ये कैसे F-22 रैप्टर से कंपीट करेगा जो कि यूएसए का है।
ये चलो उससे कंपीट भी ना करें, लेकिन अगर इतना पैसा लगा रहे हैं और हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए एयरक्राफ्ट बनाना चाह रहे हैं तो वी शुड बी अमंग द बेस्ट ना, कम से कम पूरी तरह फिफ्थ जनरेशन तो हो। तो इस फ्रस्ट्रेशन में आकर इंडिया ने कहा कि भाई ऐसे तो चल नहीं पाएगा, मतलब इतना पैसा लगाकर तो हम अपना इंडिजिनस बना लेंगे, है कि नहीं। तो इसी वजह से 2018 में देखिए द डिप्लोमेट का आर्टिकल है, इंडिया पुल्स आउट ऑफ ज्वाइंट स्टेल्थ फाइटर प्रोजेक्ट विद रशिया। तो उस समय निर्मला सीतारमण जी के पास चार्ज था डिफेंस मिनिस्टर का, उन्होंने कहा कि अब हम इससे बाहर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतना ज्यादा पैसा क्यों देंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इतना ज्यादा देंगे, इतना लगा के अपना बना लेंगे। तो और उस समय तक हम कितना खर्च कर चुके थे, 1483 करोड़ हमारा खर्च हो चुका था। अब इसको ये देखिएगा, एक तो हो सकती थी हमारी डिप्लोमेटिक कन्वीनियंस कि ठीक है रशिया के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, डिफेंस में और भी तो हमारी एक्टिविटीज होती रहती हैं जिससे हमें बेनिफिट होता है, तो चलिए इस डील को एकोमोडेट करके चलते हैं, है कि नहीं। लेकिन दूसरा होता है कि प्रैग्मेटिक अप्रोच शो करना कि भाई फ्यूचर की सोचो, आज की इनकन्वीनियंस को झेलो जिससे कि फ्यूचर को स्ट्रांग बना सको। तो आज की इनकन्वीनियंस क्या थी कि बैकआउट कर जाओ इससे, मतलब कह दो ठीक है जो खर्च हुआ, अब हम वापस जा रहे हैं, अब हम अपना ही एएमसीए बनाएंगे। तो पहले रशिया ने सोचा कि इंडिया कैसे कर पाएगा, टाइम लगेगा, टाइम तो लगेगा, लेकिन फिर जो उसको बनाने के लिए जो इकोसिस्टम डेवलप होगा इंडिया में, वो सबसे बड़ी जीत होगी। मतलब क्या हुआ, जब कोई एयरक्राफ्ट बनता है और नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बनता है तो आपको इंजीनियर्स भी चाहिए, छोटे छोटे कंपोनेंट के डिस्ट्रीब्यूटर्स भी चाहिए, आपको रिसर्च एक्यूमेंट भी चाहिए। तो इस तरीके से भारत में एक इकोसिस्टम बनेगा जो केवल इसी एयरक्राफ्ट में नहीं, अदर जो हमारे प्रोजेक्ट होंगे डिफेंस के उसमें भी काम आएगा, है कि नहीं। प्लस जो कितनी सारी आज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हैं ना, वो आपको वर्ल्ड वॉर के दौरान डिफेंस इंडस्ट्री के इनोवेशन का एक्सटेंशन दिखेंगी। तो ऐसे ही इंडिया के डिफेंस इंडिजनाइजेशन होगा तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हमारे पास आएंगी जिनका वेरिड यूज होगा। अच्छा, अब 2018 में हमने कहा कि अब कैंसिल कर रहे हैं भाई, लेकिन ऐसा नहीं कि हमने उससे पहले कुछ तैयारी नहीं की थी। देखिए 2010 में हमने ये प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था, मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, और 2010 में ही इंडियन एयरफोर्स ने अपना एयरफोर्स क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स भी जारी करी थी, जिससे कि इन दोनों प्रोग्राम्स को मतलब इसको सिंक में रखा जाए विद द नीड ऑफ आवर एयरफोर्स। फिर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को 90 करोड़ दिए गए थे 2010 में कि भाई तुम फिजिबिलिटी स्टडी करो एएमसीए की साथ साथ में, जबकि हम वहां पर जो ज्वाइंट स्टेल्थ प्रोजेक्ट था इनका रशिया के साथ, उसमें हम पार्ट थे, क्योंकि ये तो बात मैं 2010 की बात बता रहा हूं, तो हम पीछे से बेस तैयार कर रहे थे। लॉन्ग डेवलपमेंट फेज रहा, जैसे 2010 से अगर 2024 के अभी तक की जर्नी को बताऊं तो हमने ये 1:8 स्केल का मॉडल लॉन्च किया था एरो इंडिया 2013 में। उसके बाद फिर जो विंड टनल टेस्टिंग होती है उसमें हमने 9 डिजाइन कॉन्फ़िगरेशंस टेस्ट करी, और उसमें से फाइनली एक ये 3B09 फाइनली ये सिलेक्ट किया गया, और अब बेसिक डिजाइन का अप्रूवल मिल गया था आईएएफ से, तो ठीक है भाई अब डिटेल डिजाइन के लिए फाइनल आगे बढ़ गया था। लेकिन जो टाइमलाइन से बार बार स्लिप होती रही, पहले था कि 2017-18 में लॉन्च कर देंगे, लेकिन फिर 2020-21 हुई और अभी हम 2025 में हैं, तो अभी भी डिले चल रहा है, जैसे कि हमारे और भी डिफेंस प्रोजेक्ट हैं जो सेम कैटेगरी में है। लेकिन इस समय सिचुएशन क्रिटिकल है, कारण रीजनल थ्रेट्स हैं। जो मैंने बताया था ना कि जब कारगिल रिव्यू हम कर रहे थे तो उस समय J20 की प्लानिंग चाइना ऑलरेडी कर रहा था, चाइना ने ऑलरेडी बना लिया 2017 में। इस समय कहा जा रहा है कि 200+ इनके पास J20s हैं जो स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखते हैं, 200+, सोचिए। दूसरा, पाकिस्तान की नेगोशिएशन चल रही है J35 को लेकर चाइना के साथ, जो ऑलरेडी स्टेल्थ कैपेबिलिटी रखता है। तो आपको नहीं लगता कि हमारे सामने चैलेंज है? और बड़ा चैलेंज ये भी है कि हमने अपनी जो स्क्वाड्रंस है उसको डिक्रीज किया है, कारण कि जो MiG-21 है उसको हमने रिटायर कर दिया है। 42 से देखिए 31 ऑपरेशन स्क्वाड्रंस रह गई हैं। तो इस समय एयरफोर्स को जरूरत है एएमसीए की, और जो मतलब ऑलरेडी हमारे जो स्क्वाड्रंस हैं उनको हमें उसके लिए जो सप्लाई है उसको एक्सपेडाइट करना पड़ेगा। यही बात हमारे फॉर्मर एयर चीफ भी कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जो है क्रिटिकल मोमेंट रहा। कैसे? जैसी ऑपरेशन सिंदूर हुआ अप्रैल 2022 में, जवाब दिया गया मई में, तो उस समय हमने देखा कि राफेल का हमने इस्तेमाल करा, राइट, और राफेल 4.5 जनरेशन में कहा जाता है। हमने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल करा, ASM हैमर बॉम्ब्स का करा, कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि जी ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल हुआ था। मेन बात यह है कि हमने पाकिस्तान के जो चाइना के दिए हुए कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ये प्लेटफॉर्म है HQ-9 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, J-10C, इनको तो फेल कर दिया। लेकिन हमें ये भी पता लगा कि यार पाकिस्तान ने जो स्ट्रेंथ गेन करी है और जो वो नेगोशिएशन कर रहा है, तो फ्यूचर में जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो हमें अब नेक्स्ट लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। इसी वजह से 26 मई को ये मीटिंग हुई डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की, और इन्होंने अप्रूव कर दिया एएमसीए प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मॉडल, कि भाई वो प्रोटोटाइप
बनाना स्टार्ट करो, अब डिजाइन से आगे बढ़ जाओ। 15,000 करोड़ इसके लिए आवंटित किए गए, एलोकेट किए गए, और ये शो कर रहा है सिंसेरिटी कि भाई अब प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। HAL को कहा गया कि अब केवल आप ही नहीं, आपके साथ प्राइवेट सेक्टर के भी कॉम्पिटिटर आ सकते हैं, जिसमें कि ये फर्म्स हैं जिन्होंने बिड किया है, L&T है, टाटा एडवांस सिस्टम है, भारत फोर्ज है, अडानी डिफेंस है, तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें को आएगा। देखिए फॉर्मर एयर चीफ क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अभी ये क्लियरली मतलब AMCA में फेथ दिखाया है, तो अब हमें इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करना चाहिए। एक्सपेडाइट का मतलब जल्दी से जल्दी AMCA तैयार होना चाहिए। तो उसका मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर से यहाँ पर एक चेंज तो आया है इन द पेस फॉर AMCA। अब करंट स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप देखिए। स्ट्रेटेजिक लैंडस्केप का मतलब होता है कि भाई जब भी देश की सुरक्षा की बात की जाती है तो वर्स्ट पॉसिबल क्या होता है, उसके लिए तो तैयारी रखनी पड़ेगी ना। चाइना के पास कहा जा रहा है कि भाई 200 प्लस, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं 300 J-20 स्टेल्थ इनके पास हैं, लेकिन इससे बड़ी बात यह है एनुअली 100 J-20s बना रहे हैं, और टारगेट है इनका, ये देखिए 1000 फाइटर मतलब 5th जनरेशन फाइटर्स इनको तैयार करने हैं 2030 तक, और 1500 2035 तक। 1500 2035, 5 साल बाद 1000, मतलब हम अभी डेवलपमेंट फेज में हैं और ये 2030 तक 1000 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। मतलब ये तो यार बहुत बड़ा गैप होगा, है कि नहीं। प्लस अभी मैं इस वीडियो की रिसर्च के लिए मैं पढ़ रहा था, शेंगडोंग यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च है जो चाइनीज यूनिवर्सिटी है, उनका कहना है कि उन्होंने सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर में ब्रेक थ्रू पा लिया है। इसका मतलब यह है कि जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट में रडार है चाइना के J-20s में, वो इसकी कैपेबिलिटी को 3 गुना कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फाइटर जेट है वो आइडेंटिफाई कर पाएगा टारगेट को बियॉन्ड विजुअल रेंज, BVR में भी 1000 किलोमीटर। अब जब मैं फर्दर आर्टिकल्स को देख रहा था इसके काउंटर के लिए, तो देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स विच आर सेइंग कि यार ये 1000 किलोमीटर इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया, क्योंकि F-35 जो है वो 200 से 300 किलोमीटर रेंज है, और ये कह रहे हैं 1000 किलोमीटर। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, बट द पॉइंट इज ये डिस्कवरी है तो इससे हाँ भाई चाइना की कैपेबिलिटी तो बढ़ रही है, राइट। ये नेगोशिएशन कर रहे हैं 40 चाइनीज J-35 पे, तो अल्टीमेटली भाई हमें भी तैयार रहना होगा। AMCA का डेवलपमेंट स्टेटस एंड टाइमलाइन, ये देखिए टाइमलाइन अभी कहा जा रहा है कि 2034-35 दैट इज द टारगेट, और Mark 1 Mark 2 दो चीजें होंगी, और Mark 2 तो मतलब नेक्स्ट लेवल होगा, उसमें तो हम AI इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं। Mark 2 एक्सपेक्टेड अराउंड 2040, जिसमें 6th जनरेशन कैपेबिलिटीज होंगी, और अल्टीमेटली हम उसमें AI ड्रिवन कॉम्बैट सिस्टम का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। नाउ हाउ रशिया ऑफर्स कैन बी अ सोल्यूशन। अब सोल्यूशन ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी कुछ ऐसे कंपोनेंट हैं जो अभी इंडिजिनसली डेवलप नहीं है, तो क्या हम जो रशिया ने ऑलरेडी डेवलप कर लिए हैं अपने 5th जनरेशन के लिए, तो अगर हम उनको इनकॉर्पोरेट कर लें तो क्या हम फास्ट ट्रैक नहीं कर पाएंगे अपनी कैपेबिलिटी को। एक पॉइंट तो ये है, लेकिन सारे पॉइंट समझिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसी का एक पैराडॉक्स भी बताऊंगा, कैसे रशिया का ये ऑफर कहीं बैकफायर ना कर जाए इंडिया के लिए। जल्दबाजी में कैपेबिलिटी को मतलब रखना कि वी हैव द वेपन एंड हैविंग द कैपेबिलिटी की स्क्रैच से वेपन अपना ही है, दोनों बातों में फर्क होता है। जैसे स्टेल्थ कोटिंग मटेरियल, रडार एब्जॉर्बेंट स्ट्रक्चर, सुपर क्रूज इंजन टेक्नोलॉजी और सेंसर फ्यूजन्स, तो ये कुछ ऐसी चीजें जो अभी इंडिजिनस नहीं है, तो ठीक है भाई उनसे हम ले लें, ये एक लॉजिक दिया जाता है। लेकिन बात इनका तो इन्होंने तो कह दिया कि ठीक है जहां HAL का प्रोडक्शन, HAL का नासिक वाला प्लांट है वहीं पे प्रोडक्शन कर लेंगे। लेकिन बात यह है कि मतलब जो सुखोई 57 है इसका प्रोडक्शन हब इंडिया बन जाएगा। ठीक है, हमने जी को डेवलपमेंट कर लिया है, ठीक है जी, हम वो ब्रह्मोस वाला, जैसे ब्रह्मोस भी एक एक्चुअली को डेवलपमेंट का ही मॉडल है, ब्रह्मपुत्रा मॉस्कवा रिवर के नाम पर पड़ा। लेकिन पॉइंट ये है कि कब तक हम रशिया की टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन पर्टिकुलर नेशंस टेक्नोलॉजी तो फिर रेस्ट्रेन आ जाते हैं आपके यूज में, राइट। तो हमें ये देखना पड़ेगा, ठीक है, रशिया को फायदा होगा कि उसकी जो मार्केट है वो बनी रहेगी, और उसको चैलेंज चाहे जो चाइना करना चाह रहा है कि यार हमारे पास भी एयरक्राफ्ट्स हैं, टॉप नॉच एयरक्राफ्ट्स हैं, चलो मिडिल ईस्ट में हम बेचेंगे, एशिया में हम बेचेंगे, तो उसको काउंटर करने में तो भाई मदद मिलेगी। बट अल्टीमेट ज्यादा गेन किसका होगा, रशिया का तो मार्केट एक्सपेंड हो जाएगा, राइट। एक और लॉजिक दिया जा रहा है कि ऐसा कर सकते हैं कि जो ये सुखोई 57 होंगे इसमें कुछ हम अपने इंडिजिनस वेपनरी को भी इंटीग्रेट करेंगे, तो एक हाइब्रिड काइंड ऑफ प्रोडक्ट बन जाएगा कि ये जो बाकी जो देश हैं ये अपनी नीड के हिसाब से हमसे ये भी खरीद पाएंगे। तो यानी कि इंडिया के जो इंडिजिनस
वेपन प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उसका इस्तेमाल करा के मतलब सुखोई 57 में उसकी पोजीशनिंग को भी और ज़्यादा वैलिडेट कर देंगे, जिससे कि फ्यूचर में हमारी पोजीशनिंग स्ट्रांग हो जाएगी। जैसे कि उत्तम ऐसा रडार, अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, उसमें तो खैर रशिया का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये कहा जा रहा है। अच्छा, 6th जनरेशन कोलैबोरेशन, ये कहा जा रहा है कि अभी ये बात इनके एम्बेसडर ने बोली है कि देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पर ऑलरेडी इंडिया एंड रशिया आर इन कोलैबोरेशन। सम ऑफ दीज कंपोनेंट्स मे बी यूजफुल फॉर 6th जनरेशन। तो क्या सुखोई 57 की डील यहां पर उसका प्रोडक्शन होना, चलो AMCA जो हम इंडिजिनस बना रहे थे उसमें जो हमारा टाइम है वो बच जाएगा, लेकिन क्या इससे ये भी फायदा होगा कि हम 6th जनरेशन के लिए डील को और ज्यादा फाइनलाइज कर लेंगे, उस पर हम और तेजी से काम कर पाएंगे। रशिया डेवलप कर रहा है मिग 41 इंटरसेप्टर, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के साथ, हाइपरसोनिक वेपन्स हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं। तो दोनों नेशंस, अब देखिए ये हैं इनके जो एम्बेसडर हैं जिन्होंने अभी ये ऑफर दिया है इंडिया को, जो बेसिकली पुतिन ने कम्युनिकेट किया है उनको। डिस्कशंस आर आल्सो अंडरवे फॉर ड्रोन्स, एंटी ड्रोन मिसाइल, एडवांस रडार एंड अदर मल्टीपल फोर्स मल्टीप्लायर्स। अब फ्लिप साइड देखिए स्टोरी की, एक लेसन नोन फैक्ट ये है कि भाई आपका जो सुखोई 57 है, ये बता दो क्या आपका ये सारे के सारे कंपोनेंट जो हैं आप खुद बनाते हैं या इसके लिए आप चाइना पर डिपेंडेंट हैं? तो अगर आप चाइना पर डिपेंडेंट है तो यानी कि इस प्रोजेक्ट का मतलब आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि सुखोई 57 इंडिया में प्रोडक्शन होगा HAL नासिक फैक्ट्री में, लेकिन उसके कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट जो हैं वो चाइना से इंपोर्ट होंगे। वाह भाई वाह, मतलब कि जो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट है, जिसके काउंटर में हम 5th जनरेशन पे जाना चाह रहे हैं, उसी से कंपोनेंट की डिपेंडेंस से हम 5th जनरेशन बनाएंगे। क्या बात है। तो ये एक पैराडॉक्स है जो हमें कंसिडर करना होगा। इसी वजह से फॉर्मर एयरफोर्स ऑफिसर अजय अहलावत का स्टेटमेंट है, अ लार्ज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक कंपोनेंट्स एंड चिप्स आर सोर्स फ्रॉम चाइना ओनली। तो ऐसे में हमें रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। अभी आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप मेरे साथ यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो डिपेंडेंसी है चाइना के सेमीकंडक्टर्स पे, भाई वो तो सही में वल्नरेबिलिटी है ही, तो दैट नीड्स टू बी रिवैल्यूएटेड। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सेल्फ रिलायंस, एक तो है कि हमने रशिया के साथ ये कर लिया और इस प्रोजेक्ट में रशिया ने कहा हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन बात ये सेल्फ रिलायंस पैराडॉक्स है, यानी कि अगर हम अपना खुद प्रोडक्शन करते तो एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी यहां पर डेवलप हो पाती। जैसे हमारे फॉर्मर एयर चीफ का एक बयान है, इसमें एडिड है आगे, वो कह रहे हैं कि अगर हमने डायरेक्ट सुखोई 57 पर गए तो ठीक है, फास्ट ट्रैक हो जाएगा, एयरफोर्स को जरूरत भी है, बट द पॉइंट इज हमारे कितने सारे जो इंजीनियर्स कम्युनिटी है जो इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं AMCA में, वो अपने कन्वीनियंस में आ जाएंगे, क्योंकि नाउ दे हैव अ रेडीमेड प्लेटफॉर्म। मतलब कितना सारा काम तो ऑलरेडी हो चुका है। दैट शुड नॉट हैपन। इंडिया शुड एक्चुअली हैव इट्स ओन टेक्नोलॉजी, ओन टेक्नोलॉजिकल बेस। तो आपका क्या मानना है? डू शेयर इन कमेंट्स, और यहां पर आपको ये PDF मिल जाएगी।